नमस्कार, मैं हूँ करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। सर, राकेश रोशन साहब की एक फिल्म आई थी काला बाजार, जिसमें एक गाना था जिसे नितिन मुकेश साहब ने गाया था कि धन धन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है। इसमें एक लाइन बहुत अच्छी थी सर कि संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल कि पैसा बोलता है। अब सर इससे जुड़ा मुद्दा मिल गया। अब भक्त लोग जो हमारे हैं देश में, मुद्दा ये रहता है सर, कोई चीज पाते हैं तो लपकते तुरंत हैं और तुरंत मोदी में हो जाते हैं सर। आपको याद होगा सर, जब पाकिस्तान वाला भी मामला चला था 6-7 तारीख की दरमियानी रात वाला, जी। जिसको बाद में 12 बार ट्रम्प अंकल ने सीज फायर बताया है, तो उसमें भारत ने निर्णय लिया था जी। कि भारत सरकार तुर्की की कंपनियों पर कुछ पाबंदियां लगाएगी और वहां से कोई चीज नहीं खरीदारी होगी। हाँ, बहुत तेज जनता ने भी। अब जनता ने इसको ऐसे लपका, बिल्कुल मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, हाँ। ये कर दिया मोदी, अब कुछ नहीं। और उसी चक्कर में सर हुआ ये कि यहाँ जो एयरपोर्ट पे काम उनको काम वाम मिला था तुर्की की कंपनी को, उस पर आएंगे भी हम लोग, वो सब भी बंद कर दिया गया। अब उसी में ये भक्त लोग इतना लव में आए सर कि एक उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को और उन्होंने मांग की। व्यापारी नहीं, हिमाचल के सेब व्यापारियों ने नहीं, मार्बल वाले भी हैं सर, उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने भी लिखी और कहा कि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत ज्यादातर मार्बल तुर्की से ही आयात करता है, इसको बंद कर दिया जाए। उधर हिमाचल के किसानों ने सर कहा कि भाई वो सेब जो है वहां से ना आए, तुर्की से आता है, वहां से ड्राई फ्रूट आता है, सोना आता है। अब सर नया मामला ये पता चला कि मोदी जी ने अपने भक्तों की नहीं सुनी और मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, भारत और तुर्की का आयात निर्यात बना रहेगा। और वैसे भी सर तुर्की को सरकारी जो आंकड़े हैं सर, उसके मुताबिक $5.72 अरब का निर्यात किया था भारत ने और वहां से मंगाया भी था। क्या कहेंगे सर, भक्त तो बड़े परेशान है, अब करेगा। मोदी जी ने तो मना कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था जो है जी वैसे ही वो रहती है, डामाडोल रहती है, उसको तीसरी चौथी और उस पर लाने वो तो कागज में है सर, वो तो क्लियर कर दिया वो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कि हाँ, 5वीं अर्थव्यवस्था। तो अब अगर आप जो इस वक्त तुर्की से जो कारोबार कर रहे हैं उसमें भारत को बड़ा फायदा है। अगर ये अपना निर्यात उधर से बंद करेंगे कि पैसा बोलता है, हाँ, तो वो भी अपना बंद कर देगा उधर से। अगर ये आयात नहीं करते हैं तो निर्यात बंद कर देगा, वो भी नहीं भेजेगा, तो नहीं भेजेगा तो आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोना महिलाएं कहाँ पहनेंगी, सोना, मार्बल और सेब, सस्ते सेब आ रहे हैं वहाँ से, ड्राई फ्रूट आते हैं और तमाम चीजें रसायन के आते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो अपना जनता है तो ये जानती है कि बस ये हमारे देश के खिलाफ ये हुआ है तो उस देश के खिलाफ कार्रवाई हो, वो तो इसमें जुट जाती है। उसको कोई ये नहीं बताता, उसी पार्टी का वर्कर या उसी पार्टी के नेता या मंत्री, कि भाई ऐसा है कि किसी देश से कारोबार हो रहा है जिसमें फायदा भारत का ही है। अगर इसको हम बंद करते हैं तो हमारा नुकसान भी इसमें शामिल है, बहुत बड़ा नुकसान शामिल है। और अभी जो पिछले दिनों ये सब एयरपोर्ट ये सब का हुआ है कुछ ना कुछ, तो उसमें देखिए उसका वो गिरा है, उससे जो लाभ हो रहा था, हाँ, उससे मार्केट में उसको भारत को कमी आ गई। दूसरा यही अभी विपक्ष में हो, मोदी तो चिल्ला रहे होते तुर्की से क्यों नहीं खत्म किया कह के। अब यहाँ एक चीज समझ में आ रही है सर, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प सही कह रहे थे कि हमने व्यापार का वो पनीर दिखाकर बिल्कुल सही कह रहे हैं युद्ध रुकवाया है। व्यापार एक ऐसी चीज, लेन देन एक ऐसी चीज है कि पैसा बोलता है। यही डोनाल्ड ट्रम्प है जो 2018-19 में ये चिल्लाते रहे पाकिस्तान के खिलाफ कि आतंकवादी देश है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, खूब चीज सीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उनके बेटे और दामाद ने वहां पर पाकिस्तान में निवेश कर दिया तो अब वो चुप है। अब वो पाकिस्तान के इस तरह से महिमा मंडन कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो, और कई देखिए अमेरिका में तो उसको कितना वो किया, तो वहां पर उसको बना दिया आतंकवाद निरोधक समिति का अध्यक्ष। तो ये तो सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी भारत दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी मानी जाती है। अब सर भक्तों को एक झटका और लग सकता है, खबर और आई, वो भी भक्त लेके खूब कूद रहे थे
शिवराज सिंह चौहान साहब और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वो नेशन वन इलेक्शन वाली रिपोर्ट दी थी। अब पता ये चला है, भक्तों को हो सकता है कि झटका लगे, सोच रहे थे 2029 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, बस मोदी जी ही रहेंगे। हाँ, बार बार जो हमें मशीन को ठीक अब करने सर से हाँ, संसदीय समिति के जो इसके लिए चेयरमैन बनाए गए थे चौधरी वन साहब। नेशन वन हाँ इलेक्शन, तो वो सांसद पीपी चौधरी, जी। तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बातचीत में कहा है कि 2034 के पहले एक साथ लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा चुनाव कराना संभव ही नहीं है। अब बताइए सर, ये भक्त क्या करेंगे जो वन नेशन वन इलेक्शन 10 गुणगान कर साल रहे की थे। योजना बता रहा है वो, 10 साल में तो कितना उतार चढ़ाव हो जाएगा। हम्म। अरे अभी से चल रहा है कि बीजेपी और संघ में पटरी नहीं खा रही, अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 75 साल के हो गए हैं, अब वो नहीं चेहरा बदलेगा। हाँ, सितंबर में होगा। हाँ, वो हटना चाहिए। हाँ। अब नया आदमी अब लाएंगे तो भीतरी पहले उठा पटक से तो बचे, तब जाके ये 2035 आएगा। 35 में बड़ा समय है। पहले ये देखें कि भाई इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस वक्त जो है बहुत ही मतलब जैसे सीरियस गंभीर रहता है, उनका बहुत ही उदास चेहरा रहता है बहुत ज्यादा। और उसमें नहीं उनको चिंता ये है कि अगर संघ ने 75 साल की आयु में वृद्ध अवस्था के तहत नेता मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया आडवाणी जी की तरह, तो फिर तो हम तो गए। और गुजरात लॉबी में और संघ में यही झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े से बीजेपी का अध्यक्ष तक नहीं चुना जा रहा। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अभी तक ये लोग नहीं कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे, टलता रहे, ये चुनाव जल्दी से हो ना। तो बहरहाल ये कि 2035 में बड़ा समय है। चौधरी साहब ने बहुत दूर की गोटी खेली है 2034 कि ऐसे बोलो कि कुछ पता ही ना चले। इनका वैसे भी सर हर योजना इनकी पोस्ट डेटेड चेक वाली होती है। इलेक्शन अरे आज बोले कुछ, कल बदल गया, कहने लगे कि हम वो घर घर बांटेंगे सिंदूर, और जहाँ उसमें महिलाओं ने जो हाथ में जूता और डंडा की बात कही कि जो लेके आएगा उसको पीटेंगे, गलत खबर थी। तो फौरन जो है फेक न्यूज हो गई और फौरन सारे गोदी मीडिया बंद हो गए। अब नहीं तो उसकी भरपाई की कर रहा है कि उसका चुनाव में अभी भी ये मतलब तो कोशिश हो रही है। उसकी भरपाई की मोदी जी ने, वो सिंदूर पेड़ लगाया प्रधानमंत्री आवास में। अब सर मामला ये चल रहा था बहुत दिन से, वो सोनम रघुवंशी वाला। अब पता ये चला कि सोनम निकली बेवफा, और मेरठ से लेकर रांची, मथुरा, अजमेर तक में ऐसे कई कांड हम लोग पिछले 3-4 महीने में सुना चुके हैं कि पत्नी ने ही पति को, एक वो ड्रम नीला ड्रम वाला हुआ था, मुस्कान वाला मामला कई हो चुके हैं सर। नीला ड्रम, ये पता नहीं कौन सा अमृतकाल चल रहा है। उसको जो हास्य कवि सम्मेलन पढ़ रहा है, जो पति जो है पत्नी की कहना नहीं मानेगा वो ड्रम में मिलेगा। नीले ड्रम में रील बन गई यूट्यूब पे, रील बन गई नीला ड्रम जो खरीदने। अब सर पता ये चला कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह है नंदगंज, हाँ नंदगंज, वहां पे एक ढाबे पे बेहोश मिली, और वो उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। अब इस मामले में राज कुशवाहा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 लोग और हैं, विक्की ठाकुर, आनंद, ये 3 लोग और हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इंदौर पुलिस ने किया है, और मेघालय की पुलिस पूछताछ करने के लिए गाजीपुर अभी शाम तक पहुंच जाएगी। अब जो थ्योरी निकल के आ रहे हैं, जो डीजीपी मेघालय के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनम ने ही पहले हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि पहले आप सोनम का और राजा का जी विवाह का वो पहले थोड़ा सा संक्षिप्त इस पर वो डाल दें दर्शकों को कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है। सर अभी सोनम की राजा से शादी हुई थी, और वो शादी 11 उसको हुई थी मई में। हाँ। और वो लोग गए थे यहाँ से मेघालय, हाँ। शादी के बाद शिलांग गए थे, ये लोग घूमने गए थे, मतलब वही हनीमून ट्रिप पे गए थे, दोनों रजामंदी से गए थे। और नहीं वो तो देखिए वो टिकट लड़की ने कराया था कि यहाँ हम लोग हनीमून को जाएंगे, और वापसी का टिकट नहीं था उसमें जी। तो ये सारी बातें बाद में खुली हैं। खैर अब आप बताइए तो लोग ये जान जाएंगे सोनम कौन है, उसके बारे में क्या। तो सर ये लोग गए, उसके बाद अचानक दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया वहां से, और उसके बाद फिर ढूंढाई शुरू हुई। पूरा मध्य प्रदेश की सरकार लगी, भाजपा सरकार यहाँ भी है, वहां भी है, मेघालय में भी हस्तक्षेप किया, कैलाश विजयवर्गीय ने हस्तक्षेप किया, फिर उसके बाद उसमें अमित शाह इन्वॉल्व हुए। कुल मिला के राजा रघुवंशी की लाश जो है खाई में मिली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हत्या पेड़ काटने वाली जो आरी होती है उससे की गई, और सोनम का कुछ नहीं पता चला था सर। एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिसको स्कूटी किराए लेते हुए, बाकी कहीं कुछ नहीं था।
और जहां पर राजा रघुवंशी की लाश मिली थी उसी से कुछ दूरी पर उनका बैग और वो स्कूटी लावारिस बरामद की गई थी। अब रात करीब 1 बजे गाजीपुर स्थित ढाबे के मालिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोनम उनके ढाबे पर अकेली पहुंची थी। उसने ढाबे से फोन मांगा और अपने घर बात की। ढाबा मालिक के मुताबिक वो घबराई हुई थी और सीधे फोन मांगा। पुलिस को जानकारी देने के कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। अब सर इसमें एक मामला संदिग्ध ये फंस रहा है कि इसको खैर ना सोनम के घर वाले मानने तैयार हैं ना राजा के घर वाले मानने तैयार हैं कि सोनम ने ही हत्या कराई, लेकिन जो ये 3-4 लोग पकड़े गए जो पुलिस की थ्योरी है सोनम मूल रूप से रहने वाली कहाँ की है तो सर ये मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में तो उसकी शादी हुई थी ना, ये हमारे ख्याल से तो वही की है, हमें इसके तो नंदगंज कैसे आई? हाँ सर 1000 किलोमीटर गाजीपुर यूपी में और मेघालय कहाँ है? अब ये बड़ा ताजुब वाली बात है। अगर बड़ी मिस्टीरियस है, बहुत ही उलझी हुई। हाँ और उसका मेडिकल जब पुलिस ने कराया आज गाजीपुर पुलिस ने, तो उसके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है, कोई मारपीट के निशान नहीं है कि मान लीजिए उसको किसी ने किडनैप किया हो लाके यहाँ गाजीपुर छोड़ दिया हो। क्या कहेंगे सर ये तो बहुत। अब देखिए इसमें जो कहानी अभी तक पुलिस के उसमें आई है, लेकिन अभी चूंकि उसका मेडिकल कराया गया है और वो थोड़ा बदहवासी की हालत में है, पूरी तरीके से घबराई हुई है, तो पुलिस ने अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें सामने आई उभर करके कि ये जो है ये शादी इसने जो है वो दिखावे के लिए की थी। ये भी डीजीपी का ये कहना है। ये भी मुस्कान की तरह वाला मामला है कि आशिक के लिए उसने जो है जब देखा कि घर वाले शादी कर देंगे तो शादी होने दी और साजिश रच ली थी उसने कि इनको हम रास्ते से हटा देंगे। इसमें सर एक थ्योरी और निकल के आई है जो इसमें सब गिरफ्तारी हुई, उसमें राज कुशवाहा जो है बताया जा रहा है कि सोनम के पिताजी का वो लकड़ी वकड़ी का कारखाना है, नौकर है, नौकर से ही इसका इश्क था राज से, वो वहीं पे काम करता मैं अभी कहने जा रहा था आपसे कि इसका जो प्रेम संबंध था वो अपने घरेलू नौकर से था और इसके पिता को मालूम था। और ये बात जो है मीडिया में बहुत तेजी से की जा रही है कि उसके पिता को जब मालूम था तो शादी क्यों कर रहा था। देखिए ये तो कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज थी सर। नहीं शादी तो होती है, तो बहुत सारी लड़कों से प्रेम होता है, लेकिन शादी हो जाती है अपने घर चली जाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये कहे कि बाप को फंसाया जा रहा है कि वो जो हमें समझ में नहीं आ रही ये बात कि बाप को मालूम। इसमें भी बहुत सारे पेच हैं। हर आदमी भाई शादी तो करेगा, आदमी सम्मानित घर में कर दिया उसने शादी। राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्टर थे। वो बड़े आदमी थे। अब लड़की ने इसमें दो पहलू बताए जा रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जहाँ शादी हुई वो लोग बहुत दौलतमंद थे और ये लड़की भी दौलतमंद घराने की है। इनके पिताजी की भी फट्टी उट्टी है। हाँ तो अब ये बता रहे थे कि ये था कि इसने ये कांड इसलिए भी कर दिया कि इसको जो है पति बनने के बाद अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। जो भी पुलिस की जांच में पता चलेगा। कबूल कर लिया है कि किराए के हथियारों से इसकी हत्या की गई। अब सर एक और खबर है, वो भी भक्तों के लिए बड़ा परेशान करने वाली है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, जीते थे, तो मार भक्त लोग सब हवन किए थे। ताऊ हैं भाई, जो मोदी जी के मित्र हैं, हाउडी मोदी। अब एक कांड हो गया बड़ा गजब। व्हाइट हाउस में एलन मस्क और अमेरिका के वित्त मंत्री के बीच में हो गई हाथापाई। और एलन मस्क को वित्त मंत्री ने, वहां के वित्त सचिव कहते हैं उसको, वो वित्त सचिव ने मारा एक लपड़ और काला काला हो गया चेहरे पे। अब उसको ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया। भक्त समझ नहीं पा रहे कि वो एलन मस्क की तरफ जाए कि ट्रंप की तरफ जाए, क्योंकि मस्क ला रहे हैं हिंदुस्तान में टेस्ला कार और ट्रंप जो है वो सीज फायर करा रहे हैं बार। क्या कहेंगे सर? देखिए ये मामला जो है एलन मस्क का इस वक्त जो है बहुत बड़ा तनाव दोनों के बीच निकल पड़ा जब से जो है ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपना रुख अपनाया है। और ये कारोबारी आदमी एलन मस्क है, बड़ा दोनों ताकतवर है सर। एक मिनट सर, एक पैसे से बहुत ताकतवर है और दोनों व्यापारी तो दोनों है। दूसरा तो दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी दो महाशक्तियां। लेकिन जब देखिए कि जब एलन मस्क को इसने गले लगाया, अपने साथ जोड़ा, तो एलन मस्क को भी लगा कि चलो ठीक है, हम भी बहुत बड़ी दुनिया उससे राष्ट्रपति के उस पर करीब आ गए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम स्टीव बैगन है जो वहाँ के वित्त सचिव। तो अब ये कि ये दोनों के बीच जो चलने लगा तो एलन मस्क को लगा कि हम इक्विवेलेंट टू डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो अब वित्त सचिव को उससे कोई अहमियत नहीं थी। बातचीत हुई, कोई हाथ टाक हुई, कुछ अपनी अपनी पसंद की बातों को आदमी चाहता ही है, क्योंकि लेकिन उसका वित्त सचिव जो है मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बेसेंट, वो ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करेंगे। एलन मस्क उसको चेंज कराना चाह रहे हैं। तो दोनों में इतनी हाथ टाक हुई कि एक बार
इन्होंने कांधे से धक्का मारा तो उसने भी इनको थप्पड़ दिया थप्पड़ दे जोड़ दिया। और बहरहाल ये कि अब ये जो उसका जो डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रही तो मैं अब जो है एलन मस्क को अपने साथ नहीं रखूंगा और इसका उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। उधर एलन मस्क ने उनके डोनाल्ड ट्रम्प की मुखालफत करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अब एक कोई नई राजनीतिक पार्टी बने अमेरिका में। हाँ, ये देश का कमाल इनको, हाँ, इनको हटाओ और जो वहाँ का उपराष्ट्रपति है उसको कह रहे JD Vance। तो अब ये देखिए वहाँ के हालात बड़े खराब। अब सर एक बड़ी गंभीर खबर निकल के आई कि इजराइल भी किसी से डरता है। वहाँ 22 साल की लड़की से इजराइल इस समय इतना डरा हुआ है 22 साल की लड़की से कि ब्रिटेन अमेरिका सबसे कह रहा है कि इनको वापस ले जाओ। मामला यह है कि एक जलवायु कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, वो हर शुक्रवार को वैसे भी संसद के बाहर बैठती हैं, धरना देती हैं, जलवायु के लिए बहुत अग्रेसिव रहती हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग जो है पानी के जहाज से मानवीय सहायता लेकर गाजा की तरफ रवाना हुई थी। बिल्कुल वो वहीं खड़ी हैं, उनको एंट्री इजराइल नहीं दे रहा है। और उसमें उस बोट में है क्या सर? दूध है, प्रोटीन बार है, हाँ, वो जो गाजा की स्थिति वास्तव में इजराइल ने इतनी खराब कर दी है सर, भुखमरी की हालत है, दवा दारू तो इंटरनेशनल मीडिया तो उठा रहा है, हमारे यहाँ गोदी मीडिया के पास तो समय नहीं है। बात हो रही है सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ पे कि वो खाना पानी का इंतजाम हो, कुछ नहीं। युद्ध में लोग परेशान हाल है, लोग जो सड़कों पर इधर उधर पनाह लिए हैं शिविरों में। सोचिए 22 साल की लड़की से इजराइल डरा हुआ है, क्या कहेंगे? अब देखिए हर कार्रवाई करेंगे, उनको आने नहीं देंगे। अरे कौन सा वो हथियार लेके आ रही है? कह रहा है कि हम इसके लिए तैयार है और इसे हम अपने अनुभवों की बात कर रहा है इजराइल की, हमने ऐसे ऐसे तमाम मामलों को ठीक किया, इसे भी निपटा लेंगे। अब सर ये जो तुर्की की कंपनी थी भारत में जो सिक्योरिटी वगैरह का काम देखती थी एयरपोर्ट पे, उसका नाम है सेलेबी। अब ये खबर गोदी मीडिया में कहीं नहीं आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मुंबई एयरपोर्ट की सेलेबी एयर कंपनी के एयरपोर्ट को बदलने की बोली पर रोक लगा दी। जो मोदी जी ने ये भी तो घोषणा की थी तुर्की सेब नहीं आएगा, ये भी घोषणा की गई थी कि वो यहाँ तुर्की की जो कंपनी एजेंसी है जो काम कर रही है उसको हम हटा रहे हैं। अब उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसमें खेल हम बताने क्या हुआ, हमने पता किया, एक लोगों को हमने फोन किया मुंबई, हमने पूछा, वकील हैं वो, हमने कहा इसमें सर था क्या मामला? उन्होंने बताया अडानी जी हाथ पैर मार रहे थे कि उनको दे दिया जाए इसका ठेका, ये इसीलिए खाली किया गया था क्योंकि एयरपोर्ट तो अडानी के पास ही है। हाँ, एयरपोर्ट तो अडानी के पास ही है, खाली वहाँ का एयरपोर्ट का रखरखाव का सब काम है, वो सेलेबी देख रही थी, बस ये इंटरनेशनल लेवल पर देखती है, ये इसीलिए झटका दिया गया था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए वो कोर्ट तो गई है, हाई कोर्ट ने उसको राहत भी दी है, स्टे कर दिया है, स्टे किया है। और देखिए कि इसमें जो है इनको जो है कैसे हटाएंगे और क्या उसमें कमी है और क्या क्या आधार बनाएंगे उसको। लेकिन जून में इसमें फैसला होगा। अंतरिम रोक है, अपने जो है फैसले पर अभी रिजर्व कर लिया है 15 जून का 23 जून तक के लिए। तो अब देखिए, लेकिन बहरहाल उसमें कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा सिवाय इसके कि तुर्की के खिलाफ एक माहौल है जिसको लेकर के अभी आप बता रहे हैं कि वो अडानी साहब जो है उसको चाह रहे हैं कि हट जाए, इसी हमें मिल जाएगा। तो हो सकता है कि हो, लेकिन बहरहाल अभी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है इस पर तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।